नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर। आपने देखा होगा कि आज की न्यूज़पेपर में इसको लेकर के काफी सारी चर्चाएं हुई हैं। गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है 130वां जो अमेंडमेंट बिल है उसको पेश किया गया है। और इसको पेश करने के बाद काफी सारा जो है आप देखोगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस भी हुआ और फाइनली जो है इसको जेपीसी के पास भेज दिया गया है। तो आज हम लोग उसी न्यूज पर चर्चा करने वाले हैं कि सेंटर प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू रिमूव मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 130वां संविधान संशोधन बिल। अब इसको जेपीसी के पास भेजा गया है। जेपीसी से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कही गई है अब विंटर सेशन के पहले। और हो सकता है कि विंटर सेशन के पहले अगर रिपोर्ट आ जाती है तो फिर हम लोग विंटर सेशन में देखेंगे कि इस पर क्या हो रहा है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये जो 130वां संविधान संशोधन बिल है उसमें क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के काफी सारे डिस्कशन किए जा रहे हैं और इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है देश की राजनीति पर। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, खास करके जो होम मिनिस्टर है हमारे, उनके द्वारा जो है वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को जो है लोकसभा में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है वो पेश किया गया, जिसमें कि पीएम सहित, है ना, पीएम, सीएम और जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको जो है अगर उन पर जो है सीरियस क्राइम के अगर आरोप लगे हैं और उसके कारण उनको अगर लगातार 30 दिनों तक अगर जेल में रहना पड़ता है, कस्टडी में रहना पड़ता है, तो 31st डे से हो सकता है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर उनको क्या करें, सैक कर दे, यानी कि उनको उनके पद से हटा दें। तो आप देखोगे कि हमें इसकी डिटेलिंग को देखना होगा कि आखिर इसमें क्या कहा गया है, कौन सी बातें हैं। लेकिन ये बिल ऑलरेडी आप देखोगे कि लोकसभा में जो है पेश कर दिया गया है। तो क्या कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट सीक टू रिमूव central or state minister who is facing allegations of corruption or serious offenses and has been detained for at least 30 days consequent, है ना, consecutively मतलब लगातार। तो आप देखोगे ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यहां पर सरकार पेश कर रही है, जिसका इरादा ये है कि राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ रहा है उसको क्या किया जाए, रोका जाए। तो इस पूरे मुद्दे पर हम लोग जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं। 138 अमेंडमेंट कहा जा रहा है और इसके साथ साथ दो और बिल इसके सपोर्ट के साथ इसको पेश किए गए हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी में भी ये लागू होगा, यानी कि उपराज्यपाल को भी ये पावर दी जा रही है कि वो क्या कर सकता है, वहां के जो सीएम है और जो मंत्री हैं उनको इस आधार पर हटा सकता है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अभी इसको भेजा गया है, जिसमें 31 मेंबर होंगे, 31 मेंबर होंगे। और इसमें से आप देखोगे 21 जो मेंबर हैं वो लोकसभा से कहा जा रहा है और जो 10 मेंबर हैं वो कहां से आएंगे, राज्यसभा से आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है। तो आप सभी को पता है कि किसी भी महत्वपूर्ण बिल पर जिसका इंपैक्ट हमारे देश पर काफी इंपॉर्टेंट तरीके से पड़ने वाला है, तो आप देखोगे ऐसे बिल पर ज्यादा डिस्कशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के क्या होते हैं, मेंबर। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि जो विरोध किया गया अपोजिशन के द्वारा, उसके बाद बिल को क्या किया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास यानी कि एक जेपीसी के पास भेज दिया गया है, जिसमें जो है 31 मेंबर होने वाले हैं। 21 कहां से, लोकसभा से, और 10 कहां से, राज्यसभा से। तो ये डिटेलिंग मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दे दी है। हम लोग इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर है पटना में, वहां पर आप देखोगे कि 1 सितंबर से नई बैच की शुरुआत हो रही है। और इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें 35% तक का ऑफ जो है फीस में आपको मिल सकता है। तो आप देखोगे कि जो हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस है उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, पटना में रह करके ही अपने यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप आकर के हमारे सेंटर पे इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट के लिए एक और इंपॉर्टेंट सूचना है, आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है
उस पर एवरीडे आपको कुछ अपडेट्स अवेलेबल रहते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स चाहिए, तो डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आपको मंथली मैगजीन का पीडीएफ चाहिए तो वो भी यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है ना, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पर आप अवेलेबल है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और सूचना जो कि आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या है कि आपके प्रीलिम्स 2026 और मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान में रखना है कि जो टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू किया जा चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो सके। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने टॉपिक्स पर को कि क्या और बातें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो द हिंदू में जो न्यूज आया उसमें आप देखोगे एक ही इन्फोग्राफिक्स में सारी चीजें यहां पर बता दी गई हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल 138 यानी कि 130वां जो संविधान संशोधन बिल लाया गया है, उसके साथ साथ 2 और बिल सरकार ने पेश किए हैं, जिसको बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025 और जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन अमेंडमेंट बिल 2025, ताकि जम्मू एंड कश्मीर और जो दिल्ली जैसे राज्य हैं उनको भी, उनमें भी जो है उपराज्यपाल को इस तरह के पावर दिए जा सके। अब जैसे मैंने क्या बोला कि आपको ध्यान में रखना है कंडीशन फॉर रिमूवल। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट के मिनिस्टर को या फिर सेंट्रल मिनिस्टर को, इवन सीएम और पीएम को अगर जो है अरेस्ट किया जाता है और उसको लगातार कॉन्जिक्यूटिव डे का लगातार का मतलब क्या है, लगातार 30 दिनों तक अगर उसको डिटेन किया जाता है, कस्टडी में रखा जाता है ना, तो यहां पर आप देखोगे अच्छा, और उस पर चार्जेस कैसे लगे हुए हैं, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। अब ये सीरियस क्रिमिनल चार्जेस का मतलब क्या है, इसको भी यहां पे डिफाइन किया गया है कि मान लीजिए ऐसे चार्जेस आपके ऊपर लगे हुए हैं जिसमें आपको जो है फेसिंग चार्जेस, उसमें जो है आप 5 ईयर और उससे ज्यादा है ना, 5 ईयर या उससे ज्यादा की आपको इम्प्रिजमेंट यानी कि जेल टर्म हो सकता है, जेल की सजा हो सकती है, कारावास हो सकता है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। तो ऐसे चार्जेस जो सीरियस कैटेगरी के हैं और जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, अगर वैसे चार्ज आप पर लगे हुए, आप पर आरोप लगे हैं और आपको यहाँ पर पुलिस या फिर किसी भी सुरक्षा एजेंसी के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और लगातार 30 दिन तक अगर आपको डिटेन किया जाता है, तो 31 डेज में हो सकता है कि अगर केंद्र की मामला हो तो प्रेसिडेंट, और अगर राज्यों का मामला हो तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर, और अगर यूनियन टेरिटरी का मामला है तो क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मिनिस्टर को, इवन सीएम को या पीएम को क्या कर सकता है, उसके पद से हटा सकता है, मंत्री पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो ये बात ही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको पर आपको फोकस करना है। यहां पर यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई मंत्री है, मान लीजिए अब मंत्री के ऊपर, मिनिस्टर के ऊपर कोई चार्जेस लगा, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, और उसे जो है लगातार 30 दिन तक डिटेन किया गया, तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे दे किसको, 30 दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने ही एडवाइस दे दिया किसको, प्रेसिडेंट को, कि उस मिनिस्टर को क्या कीजिए, उसके पद से हटा दीजिए। लेकिन अगर 30 दिन खत्म होने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं दे रहा है, फिर भी जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकता है, उस मिनिस्टर को सैक कर सकता है, उसके पद से हटा सकता है। तो इस तरह के पावर आप देखोगे यहां पर देने की बात कही गई है। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे यहां पर रिमूवल अथॉरिटी है। रिमूवल अथॉरिटी कौन है यहाँ पर, अगर पीएम को हटाना है या फिर यूनियन मिनिस्टर को हटाना है, तो यहाँ पर जो रिमूवल अथॉरिटी है वो कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम स्टेट की बात करें, अगर सीएम और स्टेट मिनिस्टर को हटाना है तो यहाँ पर रिमूवल अथॉरिटी कौन होगा, गवर्नर। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहां पर अगर जैसे दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, वहां पर क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। तो वो क्या कर सकते हैं, जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर या फिर वहां जो सीएम है, उनको क्या कर सकते हैं, उनके पद से हटा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर रिमूवल क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया, रिमूवल अथॉरिटी क्या होगी ये भी मैंने समझा दिया। यहां पर एक और बात है, इसमें एक एडिशनल प्रोविजन है, वो क्या है,
यहां पर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपको अगर हटाया गया है इस वजह से क्योंकि आप पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं और आपको 30 दिन तक लगातार डिटेन किया गया, तो प्रेसिडेंट ने हो सकता है कि आपको मंत्री पद से हटा दिया। लेकिन अगर 30 दिनों के बाद अगर आप छूट जाते हैं तो क्या होगा? तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो डिटेन मिनिस्टर है और जो चीफ मिनिस्टर है या फिर जो कोई भी है, अगर वो रिलीज कर दिया जाता है 30 दिनों के बाद, तो हो सकता है कि उसका जो है रीअपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाए। मतलब यहां पर हो सकता है कि कोई मिनिस्टर है और उसको डिटेन किया गया और उसको प्रेसिडेंट ने हटा दिया। जब वो वहां से छूट गया तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट है फिर से उसको क्या करे, मिनिस्टर के शपथ दिलवा दे। तो रीअपॉइंटमेंट का भी यहां पर एक क्लॉज है, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअपॉइंटमेंट वंस द डिटेन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इज रिलीज्ड। तो जब आप रिलीज होंगे तो हो सकता है कि आपको फिर से वो पद वापस मिल जाए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है जो इस बिल के, इस अमेंडमेंट बिल में जो है कही गई है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा बिल क्या कहता है। अब आप देखोगे डिस्कशन क्या है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि मैंने ये तो कह दिया कि इसको जो है एक जेपीसी के पास भेज दिया गया है, ठीक है ना, और उसको कहा गया है कि विंटर सेशन के पहले आप क्या कीजिए, अपना जो भी एडवाइस है उसको सबमिट कीजिए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या है कि पूरा का पूरा मामला है क्या, है ना, पूरा का पूरा मामला है क्या। सरकार ने ये कहा है कि देखिए, अगर आप देखोगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मिनिस्टर है, जनता के द्वारा चुन करके आया है, लेकिन उस पर सीरियस क्रिमिनल के आरोप लग रहे हैं, चार्जेस लग रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को अगर हम क्या करते हैं, मिनिस्टर बने रहने देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है और जो प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस है, दोनों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और वो लगातार मंत्री बने हुए हैं, तो हो सकता है कि जनता का जो विश्वास है वो डेमोक्रेसी से, वो सरकार से क्या हो, खत्म, उठ जाए। और इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोग जिन पर सीरियस चार्जेस लगे हैं और जिनको पूछताछ के लिए या फिर किसी भी कारण से 30 दिनों तक लगातार डिटेन कर रखा है सुरक्षा एजेंसियों ने, तो उसको उसके पद से हटाया जाए, ताकि जनता को भी ये लगे कि जो मोरल ग्राउंड पर सरकार अच्छा काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो गुड गवर्नेंस की हम लोग बात करते हैं उस पर सरकार खरी उतर रही है। और जो है इससे क्या होगा कि जो जनता का ट्रस्ट है गवर्नमेंट पर और डेमोक्रेसी पर, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सरकार का क्या करना है, दावा है। इस तरह के दावे यहां पर सरकार कर रही है। अब आप देखोगे कि यहां पर क्या ऐसा कोई प्रावधान है हमारे देश में कि अगर मिनिस्टर को कोई जेल की सजा हो जाए या फिर कुछ और हो जाए तो उसका पद जा सकता है? जरूर। अगर हम एग्जिस्टिंग लॉ की बात करें तो आप सभी जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, और जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का सेक्शन 8 क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलिटी में, तो सेक्शन जो 8 है ना, सेक्शन 8 जो है वो किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का। उसमें आप देखोगे 3 क्लॉज है, सेक्शन 8A, सेक्शन 8B और सेक्शन 8C। वहां पर चर्चा की गई है कि कैसे कुछ मामलों में अगर आपको सजा होती है तो आपको आपका मंत्री पद और इवन जो एमएलए और एमपी की सीट है वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। इसी में आप देखोगे सेक्शन 8C में अगर आप जाके देखोगे तो क्या कहा गया है कि अगर किसी सिटिंग एमएलए, है ना, एमएलए और एमपी को या फिर कोई मिनिस्टर है एमपी को अगर किसी भी मामले में 2 ईयर, है ना, 2 ईयर से ज्यादा का क्या मिल जाए, सजा मिल जाए, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की क्या हो जाए, सजा हो जाए, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये सीट वैकेंट हो जाएगी, मिनिस्टर का पद तो जाएगा ही जाएगा। और अपना, मान लीजिए जो उसको सजा मिली, 3 साल की सजा मिली मान लीजिए, तो 3 साल की सजा काटने के बाद अनदर 6 ईयर के लिए वो चुनाव लड़ने से क्या है, अयोग्य घोषित हो जाएगा। ये बात आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में साफ साफ सेक्शन 8 में कहा गया है। जो हमारी क्लासेस चलती हैं उसमें भी मैंने आपको ये बताया है, जब पार्लियामेंट चैप्टर है वहां पर। तो देखिए, करंट अफेयर्स से मैं बार बार कहता हूं, करंट अफेयर्स से आपको ये समझ में आता है कि आने वाले दिनों में जो है कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑलरेडी आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही,
और उसका सेक्शन 8 हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आरपीए का जो सेक्शन 8 है उसमें साफ अभी ये प्रोविजन है कि अगर किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि हो जाए, है ना, प्रूफ हो जाए कि आपने गलती की है, गिल्टी हैं आप, और आपको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की क्या हो जाती है, सजा, तो ऑलरेडी आपका एमएलए और एमपी का पद क्या है, वहां पर जा सकता है। और आप अपना जो पूरा का पूरा सजा खत्म करने के बाद और 6 सालों तक के लिए आपको चुनाव लड़ने से क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो इस तरह के प्रावधान अभी भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉ में है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो थोड़ी सी अलग है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर आप कन्विक्टेड हैं, कन्विक्शन प्रूफ हो गई है, मतलब आप प्रूफ हो गया कि आप गिल्टी हैं, तब जाकर के आपका एमएलए एमपी या फिर मंत्री का पद क्या है, जा रहा है। लेकिन यहां पर यह बात हो रही है कि अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, दोष सिद्धि नहीं हुई है, अभी क्या है, आप पर आरोप लगे हैं, और आरोप लगे हैं कोई सीरियस मैटर पर, सीरियस चार्जेस लगे हैं। और आरोप लगते ही आपको अगर किसी ने डिटेन कर लिया 30 दिनों के लिए, तो आपको क्या कर दिया जाए, पद से हटा दिया जाए। यानी कि यहां पर यह बात हो रही है कि अगर किसी व्यक्ति पर सीरियस चार्जेस लगते हैं तो उसे भी मॉरल ग्राउंड पर क्या कर देना चाहिए, अपने मंत्री पद को छोड़ देना चाहिए। इस तरह की बातें आप देखोगे यहां पर हो रही हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि करंट में जो है क्या कोई ऐसा लॉ जो है हमारे पास है या नहीं। तो दोनों का लेकिन आप देखोगे, है ना, तो सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स में जो अपराधीकरण है, क्रिमिनलाइजेशन है, वो बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हमने क्या किया है, ये अमेंडमेंट लेकर के हम आए हैं। यानी कि सीरियस चार्जेस लगा, हम वेट नहीं करेंगे कि आपको आपका जो है दोष सिद्धि होती है या नहीं, क्योंकि हो सकता है 5 साल 6 साल तक क्या चले, पूरा का पूरा, है ना, केस चले। यहां पर तो यह है कि अगर आप पर आरोप लग गया तो ही आपको, वैसे ही आपको अपना मंत्री पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो सरकार का यह कहना है कि जिस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है और वो ग्रो कर रहा है, उसको रोकने के लिए इस तरह के कानून बहुत ही जरूरी है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि व्यू हैज गेन, अगर वही जो मैं कह रहा था कि जो लेजिस्लेचर है ना, मस्ट बी डिस्क्वालिफाइड इवन बिफोर द स्टेज ऑफ कॉन्विक्शन। अगर हम ऐसा कोई कानून लाएंगे तो ऐसे लोग जो राजनीति में है वो कोई गंभीर अपराध करने से डरेंगे भी, जिससे कि अपराध भी क्या होगा, हमारे देश में कम होगा, या फिर जो पॉलिटिक्स में अपराध हो रहा है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह के जो है आप देखोगे इस पक्ष में सरकार बोल रही है और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। अगर आप देखोगे कि क्या ऐसा कोई कमेटी वगैरह था जिसने सरकार को इस तरह के सजेशन दिए हैं, तो आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में यहां पर दे रहा हूं जिसको कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। देखिए 99 में 1999 में 1999 में जो लॉ कमीशन था उसने अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसको हम लोग बोलते हैं 170th, है ना, लॉ कमीशन रिपोर्ट। उसमें भी ये कहा गया था कि क्या किया जाए, आप देखोगे कि साफ साफ कहा गया था कि अगर किसी पर सीरियस ऑफेंस लगते हैं, सीरियस ऑफेंस लगते हैं जिसमें उस व्यक्ति को जो है 5 ईयर से ज्यादा का क्या हो सकता है, जेल हो सकता है, यानी कि सीरियस ऑफेंस है, तो यहां पर आप देखोगे कि आधार पर किसी भी मिनिस्टर को जो है क्या करना चाहिए, उसके पद से हटा देना चाहिए। यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना पार्लियामेंट में, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो डिस्क्वालिफिकेशन के आधार में ये तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहां पर लॉ कमीशन का ये कहना था कि सजा तो ठीक है, लेकिन उसी में एक चीज, एक क्लॉज और ऐड कर दीजिए और बोल दीजिए कि क्या है, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर ऐसे चार्जेस लगेंगे जिसमें 5 साल से ज्यादा का क्या हो सकता है, सजा हो सकता है, तो इसी के आधार पर उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसका मेंबर और पार्लियामेंट का पद क्या है, खत्म कर दिया जाए। इसके अपने गुण और दोष हो सकते हैं, लेकिन लॉ कमीशन ने इस तरह का रिपोर्ट दिया था, अपने रिपोर्ट में ये बातें कही थी ताकि जो अपराधीकरण हो रहा है राजनीति का उसको क्या कर सके हम लोग, रोक सके। अच्छा, इसका सपोर्ट किया था, आप देखोगे कि जो इलेक्शन कमीशन ने भी आगे चल करके क्या किया, इस प्रपोजल का क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी 2004 में इसी तरह की बात कही गई थी कि क्रिमिनल्स को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए यह प्रावधान जरूरी है कि अगर आप पर सीरियस चार्जेस लगे हैं जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है,
तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे 2014 में भी जो लॉ कमीशन ने अपना 244वां रिपोर्ट सौंपा, उसमें भी यही कहा गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को, है ना, अगर या फिर आप देखोगे कि अगर मान, इसमें ये क्या कहा गया था, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 2014 में लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, इसको हम लोग बोलते हैं 244th रिपोर्ट, उसमें क्या कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर जो है ना, जो चार्जेस, सीरियस चार्जेस लगे हैं और कोर्ट ये तैयार हो जाता है उस पर क्या करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट को यह लग रहा है कि प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसिया इसको हम लोग बोलते हैं, प्राइमा फेसिया इतने सारे एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आप पर क्या चलाया जाए, मुकदमा। यानी कि आप देखोगे अगर आप पर किसी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर आधार बना करके अगर आप पर जो है केस शुरू किया गया, इसका मतलब है कि जब जांच वांच हुई है तो उसमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो कि प्राइमा फेसिया बताते हैं कि आपने वो क्राइम किया है। तो इस आधार पर ही आप क्या कीजिए, एमएलए और एमपी जो है उसको क्या कर दिए, डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। तो इस तरह के देखिए ऑलरेडी जो है कुछ जो सजेशन है वो लॉ कमीशन ने सरकार को दिया था, इसको इसलिए ताकि अपराधियों को राजनीति में आने से रोका जा सके। लेकिन मैंने कहा कि इसके अपने क्या हो सकते हैं, डिमेरिट एंड इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्योंकि इसका मिसयूज होने के काफी सारे चांसेस हैं। किसी पर भी आप देखोगे हमारे देश में जो है सीबीआई, ईडी पर जो है हमेशा आरोप ये लगता है कि वो ऑपोजिशन के आवाज को दबाने का काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी सीएम को बनावटी चार्जेस लगा दिए गए, उसको ईडी ने, सीबीआई ने या फिर किसी एजेंसी ने 30 दिनों तक क्या रखा, अपने कस्टडी में रखा, तो आसानी से गवर्नर को यह मौका मिल जाएगा कि 31st डे वो क्या करे, उसको सैक कर दे। हो सकता है कि 31वें दिन वो छूट करके आ जाए, तो फिर क्या होगा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल बर्डन आप डाल रहे हैं, फिर से वो डिमांड करेगा कि मुझे क्या है, वो पद चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसस्टेबिलिटी है या फिर जो भी इसके कंसर्न है उसको भी डील करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी आप ये अमेंडमेंट बिल जो है लाया गया है, इस पर चर्चा होगी, जेपीसी में डिटेल चर्चा होगी, काफी सारे जो संविधान के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, इस पर अपनी बातें रखेंगे और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो भी यहाँ पर मैटर है वो मैंने आपको डिटेल में समझाने का काम किया है, रिपोर्ट वगैरह भी मैंने आपको बता दी है, सरकार का क्या दलील है वो भी मैंने बता दिया है, और यहाँ पर जो एक आशंका उठाई जा रही है कि इसका मिसयूज होने का पूरा पूरा चांसेस है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना, गवर्नर सेंटर में चलो ठीक है, लेकिन गवर्नर में आप देखोगे कि मामले पे हम लोग जानते हैं ना कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट तो सेंटर गवर्नमेंट ही कर रही है थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नर और आप देखोगे स्टेट जो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में क्या चल रहा है ये सबको पता है। और अभी आप देखोगे गवर्नर के पावर को, ऑलरेडी जो गवर्नर का जो पावर है, हाँ, उसको लेकर के इतने सारे जो हैं आप देखिए मतभेद उभर करके सामने आए हैं, और एक और डिस्कशनरी पावर अगर उसको दे दिया जाएगा तो इसका उपयोग गवर्नर कैसे करेगा, ये भी एक आशंका का विषय है। तो इस सभी मुद्दों पर हम लोग फ्यूचर में भी चर्चा करते रहेंगे। आशा करता हूं कि आपके पूरा मुद्दा समझ में आया होगा, सरकार का क्या कहना है वो समझ में आया होगा, बिल क्या कहता है ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।